नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सीबीडीसी क्या है या जिसे ई रूपी भी कहा जाता है और सरकार इसे कह रही है डिजिटल करेंसी, जिसका नाम है, देखो डिजिटल करेंसी क्या है, ई रूपी भी इसी को कहते हैं। डिजिटल, इसके तीन नाम है, सीबीडीसी, डिजिटल करेंसी और ई रूपी। ये क्या है इस वीडियो में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। ये क्या है, ये क्यों आवश्यक पड़ी, और ये सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले यदि हम इस लास्ट माह का एक रिकॉर्ड देखिए, अक्टूबर में देश के अंदर 7 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं। 7 बिलियन ट्रांजैक्शन का मतलब है, जैसे मान लो कि मैंने आपको एक पैसा भेजा, एक ट्रांजैक्शन हो गया। अब वो कितने का है, 1000 का है, 2 लाख का है, 1 रुपए का है, 5 रुपए का, उससे मतलब नहीं है। एक मैंने किसी को पैसा भेज दिया, वो एक ट्रांजैक्शन हो गया। अब वो किसी और को भेज दिया, वो 2 हो गए। इस तरह से देश में 7 बिलियन, यदि एक एक रुपए के भी माने तो 7 बिलियन रुपीज में लगभग हो गए। इतने 1 रुपए का तो कोई करेगा नहीं, तो लाखों में होता है। तो देख लो कितना करोड़ रुपए, ये अभी रिपोर्ट में नहीं आया है। तो सरकार को ये क्या है, इससे पहले हम समझेंगे कि ये आवश्यक क्यों है। ठीक है, ये आवश्यक क्यों है, जबकि हमारे पास पहले से, आप यदि इंटरनेट बैंकिंग वगैरह चलाते हो तो आपको पहले से पता होगा कि बैंक्स जो हैं वो बैंक से बहुत सारे ट्रांजैक्शन यूज करते हैं, जैसे कि एनईएफटी, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, और आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और यूपीआई तो आज पूरे भारत में इन तीन को तो लगभग, ये तो ना के बराबर होते हैं। लगभग सबसे ज्यादा यूपीआई होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और अभी की न्यूज ये है कि लगभग 30 देश इसे चाहते हैं अपनाना, यानी वो भी अपने देश में यूपीआई चलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे आत्मनिर्भर भारत की सबसे अच्छी बात है। लेकिन हमारा टॉपिक है सीबीडीसी को समझना। जबकि हमारे पास ये पहले से हैं, तो क्यों हमें इसकी आवश्यकता पड़ी। देखो, सबसे पहले हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, इसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। तो आपने देखो बहुत बार सुना होगा डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी, जिसमें आप बहुत फेमस नाम है बिटकॉइन का। ठीक है, बिटकॉइन क्या करता है, बिटकॉइन या लाइट कॉइन, इथेरियम, ये कॉइन है, ये क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन इसमें फर्क ये है कि इसको जिसने बनाया है उसका खुद का कंट्रोल भी इसके ऊपर नहीं है। लेकिन ई रूपी जो है, इसको भारत सरकार का सेंट्रल बैंक आरबीआई नियंत्रित करेगा। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे रेगुलेट करेगा ई रूपी। और इसकी जो कीमत है, जैसे बिटकॉइन की कई बार 50 लाख के ऊपर चली जाती है कीमत, कई बार 2 लाख पे आ जाती है वापस गिरकर। तो ये जो ई रूपी है वो 1 रुपए के बराबर ही होगा। 1 रुपी एक ई रूपी की बराबर होगा। ठीक है, तो जो कॉइन है वो 1 रुपए के बराबर होगा। अब देखो, ये यदि हम करते हैं तो ये आपको समझ में आ गया। एक प्रकार की करेंसी, सीबीडीसी की फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, तो ये एक प्रकार का कॉइन है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि हम पहले से एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस, यूपीआई ट्रांजैक्शन जो कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं। तो इसकी सबसे पहले तो आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आप जो पैसा, जैसे मान लो कि मेरे अकाउंट में 1000 रुपए हैं, ठीक, मान लो कि मेरे अकाउंट में 1000 रुपए हैं या आपके अकाउंट में 1000 रुपए हैं, तो आप कभी भी बैंक में जाकर उन 1000 रुपए को विड्रॉ कर सकते हो। बैंक आपको मना नहीं कर सकता। यहां पे कहने का मतलब यह है कि जो आरबीआई है, हमारे देश में जो सिक्के और नोट जो जारी करता है वो बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपने नोट के पीछे देखा होगा आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर, मैं धारक को 100 रुपए का नोट है तो 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, इस प्रकार कुछ लिखा हुआ होता है। तो आरबीआई हमें बैंक कभी भी मना नहीं करेगा। अब इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो हम पहले से और भी बहुत सारे और ऐप यूज करते हैं, तो हम क्या करेंगे, जिसको भी डिजिटल यूज करना होगा तो वो क्या करेगा, जैसे मान लो मेरे पास 1000 रुपए और मुझे पता है कि मैं डिजिटल ही खरीदता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इनमें से 500 रुपए की ई रूपी खरीद लूंगा।
ठीक है। ई रूपी जो कॉइन है वो ई रूपी कॉइन 500 रुपए के खरीद लूंगा। अब 500 रुपए की जैसे ही मैंने खरीदे तो सरकार पे से इन 500 रुपए का एक नोट छापने का भार कम हो गया, क्योंकि सरकार को पता है कि ये ई रूपी जिसने खरीद लिया अब उसके लिए नोट नहीं छापना है, क्योंकि ये ई रूपी हो गया। अब जो पैसे हैं वो बैंक डिजिटल रूप में आपने खरीद लिए, एक तरह से वो डिजिटल करेंसी, तभी इसको बोला लग जा रहा है कि आपने डिजिटल के रूप में उसे खरीद लिए। अब सरकार के पास आप इन 500 के जाके वो नोट नहीं ले सकते, सिर्फ जो आपके खाते में 500 रुपए बचे हैं उसी का आप जाके नोट ले सकते हो। तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सरकार पे जो नोट छापने का बोझ है वो कम होगा। मान लो कि भारत की जनता एक एक रुपए भी डिजिटल करेंसी खरीदता है तो अभी के भारत की जो जनसंख्या 125 करोड़ 1 अरब 25 करोड़, तो 1 अरब 25 करोड़ रुपए कम से कम छापने होंगे। मान लो 1 रुपए का हम उदाहरण लेते हैं तो सोचो कितने लोग ई रूपी खरीद लेंगे, कितने नोट हमारे देश में कम छापने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला कारण ये, नोट छापने कम पड़ेंगे तो नोटों को कई बार वो खराब भी हो जाते हैं तो उन्हें बदलना भी पड़ता है, तो वो सारा मतलब कितना पैसा देश का बचने लगेगा इस प्रोसेस के द्वारा। दूसरा, कई लोग क्या करते हैं, नोट एक बार बैंक से निकाल लिया, अब वो बैंक में कभी जाते ही नहीं है और घर पे रख लेते हैं उन नोटों को। अब जैसे ही आप ई रूपी खरीदोगे, ई रूपी खरीदने से सरकार को पता होगा कि आपके पास कितने रुपए हैं, वो रुपए आपके जो बैंक है उसको पता है सरकार को। अब आप इनकम टैक्स से नहीं बच सकते, जो हमारे देश में एक टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, जो 5 लाख रुपए से अबव की इनकम पे लिया जाता है। ये एक बड़ा डिटेल टॉपिक है कि इनकम टैक्स कैसे दिया जाता है, क्या क्या, वो बड़ा एक टॉपिक है। आप इतना समझिए कि इनकम टैक्स होता है हमारे देश में, डायरेक्ट टैक्स होता है, वो सरकार को हर साल जो भी व्यक्ति हमारे देश में 5 लाख से ईयरली ऊपर कमाता है, एक साल में 5 लाख रुपए, तो उसको देना पड़ता है। तो कोई यदि छुपाने की कोशिश करेगा तो ये ई रूपी सरकार की नजर में रहेंगे। ठीक है, ये हो गया। और इससे जो है ब्लैक मनी, काला धन पे लगाम लगेगी। आप ऑफलाइन जो नोट छाप के किसी को भी दे देते हो, ठीक है, ले भैया ये तू ले जा, ये तू ले जा, उससे पता नहीं चलता कि कितने रुपए किसके पास जा रहे हैं। आप जब भी ई रूपी खरीदोगे और किसी के पास जाओगे, पैसे दोगे, तो सरकार को पता होगा कि इस अकाउंट से इस अकाउंट में इतने रुपए ट्रांसफर हुए हैं। जैसे ही लाख, 10 लाख, 200 करोड़, 500 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे, गवर्नमेंट आपको तुरंत पकड़ लेगी। ठीक है, तो ये इसके इतने सारे फायदे हैं। और सबसे बड़ा फायदा कि सरकार को नोट नहीं छापना पड़ेगा। आपको पता है कि भारत में कालाबाजारी वगैरह को कम करने के लिए नोटबंदी की गई थी। ठीक है, 500 और 1000 के नोट को है रातों रात बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो उससे थोड़ा ज्यादा नहीं, 99.17% लगभग इतने नोट वापस आ गए थे। तो जो काला नोट, जो काला धन था, उस पर इतनी लगाम नहीं लग सकी। ठीक है, तो इस कारण सरकार अब ई डिजिटल करने जा रही है, क्योंकि 7 बिलियन ट्रांजेक्शन तो भारतीय एक महीने में कर रहे हैं, तो इसको भी लेके आ रही है, क्योंकि जो नोट है उनका बोझ अब सरकार पे कम होगा। ठीक है, और इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है वो 1 अक्टूबर से शुरू कर दिया गया है। देखो पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, पायलट प्रोजेक्ट उसे कहते हैं जिसमें सरकार क्या करती है कि जिस एरिया में इसे लागू करना है, या जहां पे इसे लागू करना है, या जिस फील्ड में उसे लागू करना है, तो वहां के कुछ लोगों पे, थोड़े लोगों पे पहले उसका परीक्षण किया जाता है कि ये सफल हुआ या नहीं। तो उसमें पहले ये परीक्षण किया जा रहा है पायलट प्रोजेक्ट के तहत, और जल्दी यदि पायलट प्रोजेक्ट सफल हुआ और हो भी जाएगा तो उससे क्या होगा कि जल्दी से जनता में लाया जाएगा। एक इसका और फायदा है कि इससे हमारे डॉलर की निर्भरता कम होगी। आज डॉलर की कीमत लगभग 83 रुपए $1 के बराबर हो गई है। तो जब भी भारत इंटरनेशनल कहीं से व्यापार करेगा, व्यापार करता ही है मतलब, लेकिन अभी डॉलर में पेमेंट देता है दूसरे देश को, तो डॉलर में ना देके उस देश को हम बोल देंगे कि हमारे देश की डिजिटल करेंसी है ई रूपी, आप इसे खरीद लो और उसके बाद में आप हमें ये खरीद के इसी में पेमेंट दे दो। ठीक है, तो इससे हमारी डॉलर पे निर्भरता कम हो जाएगी। ठीक है, और क्या होगा, तो ये इसके कुछ फायदे थे। ये क्या होता है, ये था। अब देखो मैंने आपको थोड़े दिनों पहले ये तो है ई रूपी, RUPEE, ठीक है, एक मैंने आपको पढ़ाया था ई रूपी,
ERUPI, ये और ये दोनों अलग अलग हैं। ई रूपी मैंने आपको ये वाला अभी पढ़ा दिया है जो एक डिजिटल करेंसी है, और ये रूपी ई रूपी ये अलग है जो मैंने पहले इसी चैनल पे आपको पढ़ाया है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके उसे भी पढ़ सकते हैं कि क्या है वो सिस्टम। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, और अब से आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। मिलते हैं हम किसी और नई वीडियो में। जय हिंद।